मॉर्निंग स्टूडेंट, ब्राइट वे कोचिंग सेंटर के इस लाइव क्लास में आप सबों का अभिनंदन है। आज का जो टॉपिक है वह एक्सरसाइज 4 से रिलेटेड है, जिसमें हम जानेंगे कि द्विघात समीकरण कैसे बनाया जाता है। जब भी कोई शाब्दिक प्रॉब्लम हमारे पास आता है तो उसे कैसे हम द्विघात समीकरण के रूप में अर्थात ax² + bx + c = 0 के रूप में बदल सकते हैं। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है वह प्रश्न को समझना और प्रश्न में कौन सा पद को ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है और उसका संबंध पूछे गए प्रश्न में दूसरे पद से क्या है वह जानना आवश्यक है। अतः आज हम जानेंगे कि कोई भी शाब्दिक प्रॉब्लम यदि आता है तो हम उसे आसानी से द्विघात समीकरण में बदल सकते हैं। फिर अगली क्लास में हम लोग द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से और बहुत सारे विधियां हैं उनके द्वारा हल करने की प्रक्रिया को जानेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं जो आज का टॉपिक है उसे। कोई भी समीकरण यदि वो शाब्दिक है और आपसे पूछा जा रहा है खास करके द्विघात समीकरण में बदलने के लिए, तो सर्वप्रथम उस प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि दो तरह की कंडीशन उसमें दी जाती है। दो तरह की कंडीशन को आप देख पाएंगे और उन दोनों कंडीशन के बीच का जो संबंध होगा उसे ही पकड़ना सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। जैसे हम एक उदाहरण ले लेते हैं जो हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ है, जिसमें कहा गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करनी है। मैं यहाँ एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है तो प्रश्न के एंड में आप देखेंगे कि प्रश्न का जो डिसीजन वाली पार्ट होती है वो एंड में ही दिया रहता है। जैसे इस उदाहरण में दिया हुआ है कि हमें भूखंड की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे जो दो पद है उन दोनों पदों में पहला पद लंबाई और दूसरा पद चौड़ाई आ जाता है। इससे ऊपर जो भी प्रश्न पूछ रहा है या जो दिया हुआ है उसमें हमें पढ़ करके समझना होगा कि इसकी लंबाई और चौड़ाई में क्या संबंध है। इस संबंध को यदि हम लोग जान जाएंगे तो इसे आसानी से हल कर पाएंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ हम देखते हैं कि प्रश्न स्पष्ट रूप से कह रहा है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगुने से अधिक है। अर्थात लंबाई चौड़ाई जो होगी उसके दुगुने से अधिक होगा। तो यहाँ हम यह कह सकते हैं यदि हम लंबाई को x मान लें तो चौड़ाई निकालने के लिए हमें दूसरे वेरिएबल्स का सहारा लेना पड़ेगा। यदि हम लंबाई को x मान ले तो, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि लंबाई है चौड़ाई के 2 गुना से 1 अधिक। तो यदि हम यहाँ चौड़ाई को कुछ मान लें, कोई भी वेरिएबल्स चौड़ाई को मान लें, जैसे चौड़ाई को यदि हम x मान लें तो लंबाई भी x के चर में ही आसानी से निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि हम चौड़ाई को x मान लेंगे तो यहाँ स्पष्ट कर रहा है कि लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुना से अधिक है। अर्थात चौड़ाई x है तो लंबाई हो जाएगा 2x + 1।
इसी प्रकार से जब भी कोई प्रश्न पूछे तो उसमें सबसे पहले जो दो पद जो ज्ञात करना होता है उनमें से एक संबंध को ढूंढें और संबंध को ढूंढ करके एक वेरिएबल्स में पहले मान लें, क्योंकि द्विघात समीकरण का रूप ax² + bx + c = 0 होता है। अर्थात एक ही प्रकार के वेरिएबल्स में द्विघात समीकरण बनता है, चाहे वो x में बने चाहे y में बने। यदि y में बनेगा तो ay² + by + c = 0 हो जाएगा, या दूसरा किसी वेरिएबल्स में बने। लेकिन जिस किसी वेरिएबल्स में बने तो एक ही प्रकार का वेरिएबल्स रहना चाहिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि चौड़ाई को यदि हम मान लिए हैं x, तो चौड़ाई का दोगुना करके एक जोड़ देंगे तो लंबाई निकल जाएगा, और लंबाई चौड़ाई मेरे पास आ जाएगा। और प्रश्न कर रहा है कि भूखंड का क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ है, तो लंबाई को चौड़ाई से गुना करेंगे तो क्षेत्रफल प्राप्त होगा। उसके इक्वल टू क्षेत्रफल दे करके हम आसानी से द्विघात समीकरण बना सकते हैं। जैसे लंबाई 2x + 1 है गुना चौड़ाई x है बराबर क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, वह डाल करके हम देखते हैं कि हमें प्राप्त हो जाता है 2x² + x - 528 = 0। अतः यह एक द्विघात समीकरण है। तो स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ओके स्टूडेंट, अब हम एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। पहला प्रश्न है इसमें, जिसका उदाहरण हम लोगों ने अभी तुरंत जाना है, वही प्रश्न इसमें दिया गया है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो इसमें एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई x मीटर, अतः लंबाई हो जाएगा 2x + 1 मीटर, और इस तरह से एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाता है 2x² + x - 528 = 0। यह हमारा आंसर हो जाता है। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। स्टूडेंट, यहाँ हम देखते हैं कि प्रश्न को पढ़कर कि इसमें ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है। यह प्रश्न बहुत ही कम शब्दों में डायरेक्ट कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक है, लेकिन एक महत्वपूर्ण बातें जो कही गई है वह है क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो सर्वप्रथम हम यह जानें कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या होता है। क्रमागत कहने का तात्पर्य होता है लगातार, अर्थात हम यह कह सकते हैं कि लगातार संख्याएं क्रमागत संख्या कहलाती है। जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 अर्थात x और x + 1। ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 से देखते हैं कि क्रमागत संख्या में बाद वाली जो संख्या होती है वो पहले वाली संख्या में एक जोड़कर प्राप्त किया जाता है। अतः यदि हम क्रमागत संख्या को पहले क्रमागत संख्या को x मान लें तो स्वाभाविक सी बात है कि इसका दूसरा क्रमागत संख्या जो होगा अर्थात इससे अगली संख्या जो होगी वो x + 1 हो जाएगी। इसलिए हम मान लेते हैं, माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक x तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक x + 1, और प्रश्न में
दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306 दिया हुआ है। हमारे पास पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो गया है। अतः हम कह सकते हैं कि दो धनात्मक पूर्णांक गुणनफल 306 में रखने पर कि पहला धनात्मक पूर्णांक गुना दूसरा धनात्मक पूर्णांक इक्वल टू 306। इसे हल करने के बाद हम देखते हैं कि x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 306, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 306, और अंत में जो अंत का स्टेप होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 306 लेफ्ट साइड जाता है तो माइनस 306 इक्वल टू 0 हो जाता है, और यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में निरूपित है। अतः यह एक द्विघात समीकरण जो प्रश्न दिया हुआ था उसका आंसर हुआ। इस प्रकार से हम अगला प्रश्न को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। स्टूडेंट, जो हम बोले थे कि सवाल में जो माना जाता है वो अंत में दिया हुआ रहता है और उनसे ही संबंध को स्थापित करना होता है। तो इसमें प्रश्न पूछ रहा है कि रोहन की वर्तमान आयु क्या है, अर्थात रोहन की वर्तमान आयु हमें ज्ञात करनी है। दो कंडीशन इसमें, एक रोहन की आयु और एक उनकी माँ की आयु, ये बातें आ रही हैं। यदि हम प्रश्न को गौर से देखें पहला ही वाक्य में, तो उसमें स्पष्ट है कि रोहन की माँ उससे मतलब रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। स्वाभाविक सी बात है कि रोहन से उसकी माँ 26 वर्ष बड़ी है। यदि हम रोहन की उम्र को एक वेरिएबल्स मान लें और उसमें हम 26 ऐड कर दें तो उसकी माँ की वर्तमान आयु निकल जाएगी। तो इसीलिए हम मान लेते हैं, माना कि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष, तो प्रश्न कर रहा है कि उसकी माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु x प्लस 26 वर्ष। अब इसमें एक अगला कंडीशन देखते हैं कि प्रश्न से कहा जा रहा है कि रोहन की माँ की आयु और रोहन की आयु इन दोनों का 3 वर्ष के बाद गुणनफल यदि ज्ञात किया जाता है तो वह 360 हो जाती है। अर्थात रोहन और उनकी माँ का जो वर्तमान आयु है इससे हमें 3 वर्ष पश्चात की आयु पे जाना पड़ेगा। पश्चात कहने का तात्पर्य बाद से होती है, अर्थात जब भी बाद वाली बात आती है तो बाद में इंक्रीज़ हो जाता है। वर्तमान आयु जब भी किसी का दिया रहे और बाद जैसे 1 वर्ष बाद यदि पूछे तो वर्तमान आयु में 1 वर्ष ऐड हो जाएगा। यदि 2 वर्ष बाद पूछे तो 2 वर्ष बाद उसके वर्तमान आयु में 2 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ 3 वर्ष बाद कर रहा है, अर्थात 3 वर्ष पश्चात कर रहा है। तो हम मान लेते हैं कि यदि रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 3 वर्ष बाद इसकी वर्तमान आयु हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। रोहन की माँ की वर्तमान आयु है x प्लस 26 वर्ष, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की वर्तमान आयु 3 वर्ष पश्चात रोहन की माँ की आयु हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 अर्थात x प्लस 29 वर्ष। अब प्रश्न से देखते हैं कि प्रश्न कह रहा है कि दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगी, तो x प्लस 3 और x प्लस 29 इक्वल टू 360। इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0, जो हमारा आंसर हुआ। इसी प्रकार इसका चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल कर रहा है एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। स्टूडेंट, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि दूरी सेम है, अर्थात रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी दोनों कंडीशन में तय करती है। एक उस कंडीशन में जो उसकी चाल है, वर्तमान की चाल, एक उस कंडीशन में
जब उसकी चाल वर्तमान चाल से कम हो जाती है। तो हम देखते हैं कि रेलगाड़ी की चाल यहाँ बदल रहा है, दूरी नहीं बदल रहा है। तो हम रेलगाड़ी की चाल को पहले मान लेते हैं, जो वर्तमान का चाल है उसे मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो फर्स्ट स्टेप में देखते हैं कि रेलगाड़ी की चाल यदि x किलोमीटर प्रति घंटा है और उसका दूरी दिया हुआ है 480 किलोमीटर, तो समय का जो सूत्र होता है दूरी बटा चाल, उसे हम ज्ञात कर लेते हैं। तो 480 बटा x घंटा हो जाता है। अर्थात जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 480 किलोमीटर दूरी तय करने में 480 बटा x घंटा का समय लेती है। अब आगे देखते हैं कि कह रहा है कि यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो, तो मान लेते हैं कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने पर रेलगाड़ी की चाल x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी तो दोनों कंडीशन में सेम ही है, तो 480 किलोमीटर ही, और इसमें समय ज्ञात कर लेते हैं। तो 480 बटा x - 8 घंटा। अब देखते हैं हम यहाँ कि जब रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी उससे जो समय लगा, और जब रेलगाड़ी की चाल x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई उसके द्वारा जो समय लिया गया, इन दोनों में कौन समय अधिक ले रही है और कौन समय कम ले रही है। जब चाल कम होती है तो स्वाभाविक सी बात है, चाल कम होने पर समय अधिक लेती है। तो सेकेंड स्टेप जो है रेलगाड़ी की चाल x - 8 किलोमीटर प्रति घंटा, इससे जो समय निकला 480 बटा x - 8 घंटा, स्पष्ट है कि यह पहले का जो समय है उससे 3 घंटा अधिक है, अर्थात यह चाल बढ़ा हुआ है। तो हम प्रश्न से हम यह लिख सकते हैं कि जो अधिक समय लिया है उसमें से कम जो समय लिया है घटाएंगे, तो जो 3 घंटा अधिक समय प्रश्न में दिया गया है उसके बराबर हो जाएगा। अर्थात 480 बटा x - 8, यह पहला दूसरा घंटा, और माइनस उसमें से कर देते हैं 480 बटा x। दोनों को माइनस करने के बाद जो सवाल कर रहा है कि 3 घंटा अधिक लेती है, बराबर 3 दे दिए, और इसे सॉल्व करने के बाद जो प्राप्त होता है वो है 3x² - 24x - 3840 = 0। यह आंसर है। इसी के साथ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, और हम पुनः बताएंगे अगली क्लास में अगली एक्सरसाइज के लिए। धन्यवाद।